आप सभी का स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रोनाउन है इसमें जो प्रोनाउन की काइंड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो पर्सनल प्रोनाउन का रहेगा। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि ये प्रोनाउन की काइंड्स में आता है। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रोनाउन का बेस आपको सीखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि आप पर्सनल प्रोनाउन अगर डायरेक्ट सीखेंगे तो आप अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे, रूल आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए कि आप इसका बेस कंप्लीट करें तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक दिया गया है प्रोनाउन का, वहां से आप प्रोनाउन की एक बार वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको प्रोनाउन का बेस समझ में आए। जब प्रोनाउन का बेस आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये काइंड्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये हमारा प्रोनाउन की फर्स्ट काइंड के अंदर आता है। ये हमारा प्रोनाउन की फर्स्ट काइंड के अंदर आता है। इसकी जो टाइप्स हैं वो मैंने सारी पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो मैंने प्रोनाउन की वीडियो में मैंने सारा उसको एक्सप्लेन किया था, एक टेबल बना के उसके केस लिखे थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके अंदर जो पॉजेसिव केस है वो सारे, यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो केस आते हैं वो सारे मैंने प्रोनाउन की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ पाएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रूल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब हम क्या करते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, उसकी काइंड पढ़ते हैं, लेकिन वो चीजें हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। यानी डीपली लेवल तक एक कंपटीशन में हाई लेवल से एडवांस इंग्लिश से जब कोई क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं तो उनमें प्रोनाउन से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से वो रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए सीखने काफी जरूरी है हर किसी के लिए। तो वो सारी चीजें देखेंगे। इसमें फर्स्ट रूल हमारा आता है, verb is preceded by the nominative form of pronoun and followed by the objective case। अब इसके अंदर क्या दिया गया है भाई, कोई भी जब सेंटेंस हम राइट करते हैं उसके अंदर एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा ही प्लेज क्रिकेट। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब ही यहां पे क्या है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। प्लेज यहां पे क्या है, प्लेज यहां पे वर्ब है। क्रिकेट यहां पे क्या है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यानी कि वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आपको दिया है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर यहां पे हो सकता भी, यहां पे तो कोई नाउन दे दिया, हो सकता कोई प्रोनाउन आता, यानी वर्ब के बाद जब कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो प्रोनाउन वर्ब के बाद जो यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मैं एक एग्जांपल से और आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहां पे लिखा आई टीच हिम। अब देखना ध्यान से, अब वर्ब से पहले जो प्रोनाउन यूज किया आई, ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। इसी को हम बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं ये सोचो कि सब्जेक्टिव केस कभी नॉमिनेटिव केस, वही सब्जेक्टिव केस होता है, वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। उसके बाद टीच, यहां पे दोस्तों वर्ब यूज की गई, ये सेंटेंस की वर्ब है। उसके बाद हिम जो दिया गया ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन तो है लेकिन कैसे केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज किया गया है। ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। हिम कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस रूल से आपको सीखना है, जब कभी वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और वर्ब के बाद जब प्रोनाउन आएगा दोस्तों तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है। अब ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है यहां पे, ये लिखा है एक्टिव वॉइस में। जो वॉइस होती है ये मैंने यहां पे लिखा है एक्टिव वॉइस में। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर है। ये मैंने इसको पैसिव वॉइस में लिखा। जैसे ही इज टॉट बाय मी। अब यहां पे ही दिया गया, वो कैसा है, वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, और मी यहां पे जो दिया गया वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। वो क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखो
आई यहां पे लिखा तो आई यहां पे क्या था, वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट का काम करता तो सब्जेक्ट टू केस में लिख दिया। यहां पे जो मी लिखा गया, मी यहां पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो आई का दोस्तों ऑब्जेक्ट टू केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट टू केस मी होता है। तो हमने यहां पे किसको चेंज करके लिख दिया, मी में चेंज करके लिख दिया, क्योंकि यहां पे ये जो हमने लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा है, ये हमने पैसिव फॉर्म में लिखा है और ये सेंटेंस जो लिखा है वो एक्टिव फॉर्म में लिखा है। तो फर्स्ट रूल आपको ये समझाता है जब कभी भी प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज किया जाएगा तो सब्जेक्ट टू केस में आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट टू केस में आएगा। यानी कि जैसा प्रोनाउन जैसे केस में लिखा जाएगा उसी के केस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट टू केस में है तो सब्जेक्ट टू केस रहेगा, अगर किसी सेंटेंस में उसका यूज ऑब्जेक्ट टू केस में है तो उसका यूज ऑब्जेक्ट टू केस में रहेगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल में इफ ऑल द थ्री पर्सन और 2 आउट ऑफ 3 पर्सन कम इन अ सिंगल सेंटेंस द ऑर्डर इज 2 3 1। अब 2 3 1 का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर तीनों पर्सन यूज कर दे जाए, मैंने आपको बताया था भाई किसमें, इसके अंदर कितने पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, आई एंड बी, सेकेंड पर्सन के अंदर यू और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम, ये सारी चीजें हमारी थर्ड पर्सन में आती हैं। फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर, सेकेंड पर्सन यानी कि लिसनर और थर्ड पर्सन यानी कि इसमें नो एक्शन, इसके अंदर एक्शन नहीं होता लेकिन जिसके बारे में बात करते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल और देके आपको थोड़ा सा बताता हूं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला यानी मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन कौन सा पर्सन हुआ, प्रोनाउन हुआ थर्ड पर्सन। तो ये कह रहा है अगर एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, तो रूल ये कहता है हमेशा सिंपल सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आने पर हम 231 2 3 1 का केस यूज करते हैं। 2 3 1 का मतलब है पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो सेंटेंस राइट है, अदरवाइज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एरर दिया गया है। इस तरीके के भी एरर आपसे पूछ ले जाते हैं तो आप पर्सन को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर सेकंड पर्सन भी आया, थर्ड पर्सन भी आया, फर्स्ट पर्सन भी आया, एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आ गए। तो हमने क्या किया, 231 का रूल यूज कर दिया। पहले आया सेकंड पर्सन यानी कि यू, उसके बाद आया थर्ड पर्सन यानी कि ही, उसके बाद आया फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगर इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करके हम इसको किस तरीके से लिखते, जैसे मैं आपको बता देता हूं। अब एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है और किस तरीके से आप उसको सोल्व करोगे। अब यहां पे एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखा गया और उस सेंटेंस के अंदर हमने लिखा, इसी को यहां पे आया ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई। अब तीनों पर्सन आए, आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब यहां पे ये सेंटेंस लिखा और इसके लिए आपको पार्ट में डिवाइड करके आपसे पूछा गया इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। आप जोर लगाते रहिए, इसके अंदर टेंस का कोई एरर नहीं है, इसके अंदर प्रोनाउन का कोई एरर नहीं है। एरर है तो वो कहां पे, इसलिए डीपली जाना जरूरी है। अब हम इसको देख सकते हैं। हमने देखा भाई प्रोनाउन के अंदर एक स्पेशल रूल था, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दोस्तों तीनों पर्सन यूज कर दिए जाएं, थर्ड पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया और सेंटेंस सिंपल है, तो वहां पे हम 231 यानी पहले सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। तो यहां पे एरर क्या है कि फर्स्ट में यू आएगा, उसके बाद ही और फिर 231 का रूल हो जाएगा। तो ये इस तरीके के हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, 231 का, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ।
मिस्टेक का मतलब एक जो मैंने रूल बनाया है, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस के अंदर आते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों पर्सन आ जाते हैं और उस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक हुई है, यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, हम 3 मित्र हैं और तीनों मित्रों से कोई गलती हो जाती है, कोई बड़ी गलती हो जाती है। अब इंग्लिश के रूल क्या कहते हैं, ये कहते हैं अगर 3 मित्रों से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो वहां पे हैं, कोई 3 मित्र हैं, उनसे गलती हो गई तो वहां पे जो बोलने वाला जो स्पीकर होगा ना, वो स्पीकर उस सेंटेंस को बोलने में किस तरीके से क्या सेंस का यूज करता है, वहां पे उसको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट उसको अपना यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर सेकंड पर्सन बोलना पड़ेगा, उसके बाद वो बोल सकता है थर्ड पर्सन। लेकिन कब, अगर बात मिस्टेक की है, अगर बात मिस्टेक की है तो वहां पे हम रूल 123 का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर बात मिस्टेक की आती है। जैसे अब कोई भी गलती हुई तो गलती पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये तो नहीं है कॉमन सेंस की बात। अब मैं पहले बोलूंगा कि आपने गलती की या उसने गलती की, नहीं, पहले मैं गलती खुद एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व मैं भी हूं। मैं बोलूंगा मैंने, आपने और उसने क्या की, गलती की। जैसे एक एग्जांपल है, आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। तो दोस्तों इसके अंदर हमने 123 का फॉर्मूला यूज कर दिया। फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पर सेकंड पर्सन, तीसरे नंबर पर थर्ड पर्सन। पहले गलती खुद एक्सेप्ट की, उसके बाद दूसरे का नाम, उसके बाद तीसरे का नाम। ये कॉमन सेंस, ये नहीं कि आप पहले तीसरे का नाम लोगे दूसरे का, वो गलत हो जाएगा। अगर बात मिस्टेक की आई तो दोस्तों वहां पे हम 123 का रूल फॉलो करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म द ऑर्डर शुड। ये कहता है अगर आपको 3 जो आपके प्रोनाउन है वो एक ही वीडियो के अंदर मिल जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, और तीनों के तीनों प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं तो वहां पे भी दोस्तों आपको 123 फॉर्मूला ही यूज करना है। दोबारा से सुनना, अगर आपको यदि प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं तो वहां पे आपको ऑर्डर 123 का यूज करना चाहिए। जैसे कि यहां पे लिखा गया एग्जांपल में, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। आप ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर जो दिया गया, वी प्रोनाउन, यू प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, तीनों कैसे प्रोनाउन है, तीनों हमारे प्लूरल प्रोनाउन है। अगर प्लूरल है तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 123 का, यानी फर्स्ट आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड आएगा सेकंड पर्सन, थर्ड आएगा थर्ड पर्सन। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं और इन चीजों तक हम नहीं पहुंच पाते। आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, आप एचएसएससी का दीजिए, एसएससी का दीजिए, सीपीयू का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यानी इस लेवल के अगर प्रोनाउन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं तो उस टाइम आपको सस्पेंस में नहीं होना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। यहां पे जो रूल लिखा गया, इसमें एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर लेट, लाइक, बिटवीन एंड बट, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशन। अब ध्यान से देखना क्या दिया गया, एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर, ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद आता है, अगर सेंटेंस में लेट, लाइक, बिटवीन एंड बट, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशन, तो उसके बाद हम यूज करते हैं दोस्तों किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। अब यहां पे जो मैंने लिखा, लेट मी डू दिस वर्क, एक सेंटेंस जो लिखा गया, लेट मी डू दिस वर्क। अब यहां पे बाकी प्रीपोजिशन को छोड़ के यहां पे दिया गया है, अगर ये आपको मिलते हैं तो इसके बाद आपको हमेशा किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना, अगर प्रोनाउन उसमें यूज किया जाए। जैसे सेंटेंस में क्या आया, लेट आया, तो लेट के बाद कभी भी आप प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करेंगे, हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। जैसे लेट के बाद मी यूज किया गया, बिल्कुल राइट है। एक एग्जांपल जैसे यहां पे दिया गया, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। देखिए दोस्तों क्या सेंटेंस राइट है, ध्यान से देखना, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, ये राइट है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। देखिए दोस्तों कंपटीशन में तो इंपॉर्टेंट है, साथ में जो बोर्ड के एग्जाम आपके आते हैं ना, 10th और 12th क्लास के एग्जाम आते हैं, 9th क्लास, 11th क्लास, 8th क्लास,
नॉन बोर्ड के एग्जाम भी है, तो स्कूलिंग लेवल के स्टूडेंट्स भी इस चीज को अच्छे से समझे, क्योंकि ओमिशन और एडिटिंग जब आपकी आती है तो इस तरीके के सेंटेंस अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को समझना हर किसी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अब देखो, इसमें एरर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन। अब यहाँ पे ये आ गया बिटवीन और एंड के बाद आपको किसका यूज करना है दोस्तों? बिटवीन और एंड के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना, लेकिन सी यहाँ पे दिया गया सब्जेक्टिव केस, जो कि गलत है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है? हर होता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है? मी होता है। तो अब ये सेंटेंस राइट हो गया, बिटवीन हर एंड मी, यानी कि इन दोनों का ऑब्जेक्टिव केस इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होता, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको इट से स्टार्ट मिलेंगे। अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हुआ फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ बी, अब बी की फॉर्म की बात आती है, बी की फॉर्म कौन सी होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बी की जो फॉर्म होती है दोस्तों, बी की फॉर्म हमारी होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी बी की फॉर्म के अंदर आती है, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इनमें से इट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ और बी की फॉर्म आती है, यानी इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में मिलती है, द प्रोनाउंस दैट फॉलोज बी मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब है उसके बाद दोस्तों जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाएगा, अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट है। जैसे एक एग्जांपल लिखा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ध्यान से देखना, काफी छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी मिस्टेक करके बैठ जाते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पे आपके सामने ये सेंटेंस दिया और उसके बाद अगर यहां पे होता इट इज मी और आपसे एरर फाइंड आउट करने होते और आपने पढ़ा है कि लेवल से, यानी कि एक बेस लेवल आपने पढ़ रखा है और वहां के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको बताया जाता है वर्ब से पहले जब आएगा तो सब्जेक्टिव केस में, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप तो समझोगे इससे पहले आया सब्जेक्टिव केस, इसके बाद आया ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन डीपली जाना भी जरूरी है। एग्जामिनर कहां से क्या क्वेश्चंस आपसे कर लेता और कहां से आपको एरर निकालने पड़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता कि आपने किस लेवल का पढ़ा है। अब यहां पे देखते हैं, इट इज मी who am to blame। अब ध्यान से देखना, अब इसमें रूल क्या है? रूल ये है, अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई भी बी की फॉर्म आ जाती है, बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इट के बाद आता है तो उसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस, मैंने आपको कई बार बता दिया है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का मतलब एक ही होता है। तो इसके बाद मी नहीं आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस दोस्तों आई है, तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये सेंटेंस अब बिल्कुल राइट है। उसके बाद बढ़ते हैं यूज ऑफ इट। भाई इट के यूज कौन कौन से? कई बार इट के यूज में कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो वो कंफ्यूजन मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, आपको बता देता हूं। नॉन लिविंग थिंग अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलती है, निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे बोर्ड है, मार्कर है, चेयर है, बेंच है, लेक्चर स्टैंड है, ठीक है, रूम है, बेड है, तो इन सभी चीजों के लिए हम, यानी नॉन लिविंग थिंग कोई भी है उसके लिए आप, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके लिए आप इट यूज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जो इट है, इस इट की जो प्लूरल फॉर्म होती है ना वो दे होती है। अगर सिंगुलर फॉर्म में कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट यूज करेंगे, और इट की जो प्लूरल फॉर्म है दोस्तों वो दे होती है। अब यहाँ पे अगर आपको नॉन लिविंग थिंग मिलती है, कोई भी एनिमल्स नेम मिलता है, इनफेक्ट्स एंड इंजेक्ट्स, कोई भी कीट पतंगों का नाम मिलता है, अगर बात टाइम की जाए, वेदर की जाए, डिस्टेंस की जाए, अगर बात टेम्परेचर की जाए, एंड अदर नेचुरल इवेंट, और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल इवेंट है जिनके लिए हम इट का यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एग्जांपल यहां पे लिखा, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अब देखो दोस्तों, यहां पे अमेरिका के लिए, यहां पे तो अमेरिका यूज कर दिया, यहां पे जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ दोबारा से उसके लिए बताया गया तो अमेरिका के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन दोस्तों क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो अमेरिका यहां पे क्या है? नाउन। तो नेक्स्ट टाइम नाउन को रिपीट तो नहीं किया जाएगा, नाउन की जगह पे क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। और प्रोनाउन क्या आएगा? ये एक देश का नाम है, तो इसमें यहां पे क्या किया हमने? इसलिए हमने यहां पे इट यूज कर दिया। तो
तो इट इज अमेरिका के लिए। अगर आता अमेरिका एंड जापान, अगर सेंटेंस आता अमेरिका एंड जापान आर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सेंटेंस आता तो भेज दो हो गए, तो इट नहीं आएगा ना, फिर यहां पे क्या आता, दे आता और इज की जगह पे आर, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब भी ऐसी ही यूज की जाती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे हमने टेम्परेचर के लिए, नेचुरल इवेंट के लिए हमने इनका यूज किया, मंथ्स के लिए यूज किया, डे के लिए यूज किया। जैसे बोला इट इज रेनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, इट इज मंडे। अब दोस्तों यहाँ पे जो इट का यूज है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए किया गया, वैसे इसका मीनिंग नहीं निकलता। एक तरीके से यहाँ पे इस इट का यूज एम्प्टी हो जाता, खाली होता है, इसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पे इसका यूज कैसा दिया गया है, एम्प्टी दिया गया है, यहां पे इसका कोई खास यूज नहीं किया जाता। यानी बोलने में जैसे बोल दिया इट इज रेनिंग, बारिश है, इट इज मॉर्निंग, सुबह है, इट इज विंटर, सर्दी है, इट इज मार्च, मार्च है, इट इज मंडे, मंडे है। क्या कहीं पे इट का यह वह कोई मीनिंग आया, नहीं आया। तो वैसे सेंस के अकॉर्डिंग इसको लगा तो जाता है लेकिन मीनिंग नहीं आता, तो ये मैंने इट का यूज बता। दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं ना, जब एग्जाम आपके आते हैं और एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाता है, तो ये सारे रूल आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक वीडियो में कंप्लीट प्रोनाउन नहीं करा सकता, ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी। तो मैंने क्या किया, हर वीडियो यानी कि हर इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग रूल थोड़े से ज्यादा बनेंगे, उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए, आप उसको अच्छे से समझ सके, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इसलिए मैंने इसको पार्ट टू पार्ट बनाया है। यानी कि जैसे ये आप अगर वीडियो आपने देखी है तो मैंने आपको बताया था, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोनाउन का लिंक मिलेगा जिसमें प्रोनाउन का बेस दिया गया है। तो प्रोनाउन की स्टेप टू स्टेप अगर हर वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो हर पॉइंट आपके अच्छे से कंप्लीट हो पाएंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं बोर्ड पे सारा आपके लिए रूल लिखता हूं, जितने भी रूल्स आपके लिए लिखे जाते हैं, तो सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करना, वाकई में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो दोस्तों हर चीज के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर जरूर किया करो, क्योंकि नोट्स आप जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल होना काफी जरूरी है। तो इन सभी चीजों के नोट्स बनाएं, हर वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका प्रॉफिट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।